नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही है अपनी सेवाएं। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर में बुधवार की सुबह छत पर सो रही महिला का रक्तरंजित शव मिला। घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। बीती रात 55 वर्षीय रामदुलारी तिवारी प्रतिदिन की तरह अकेले छत पर सो रही थी। उनके पति अगस्त तिवारी होम गार्ड है। वे रात की ड्यूटी करने के लिए गए थे। बुधवार की सुबह जब वह ड्यूटी से लौटे तो उन्होंने दरवाजा न खुलने पर आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो वे बांस की सीढ़ी लगाकर छत पर पहुंचे तो रामदुलारी का रक्त रंजित शव देखा। मृतका के शरीर पर चोट के निशान थे और चारों तरफ खून फैला हुआ था। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने हमलावर के साथ जमकर मुकाबला किया था। मृतका के 7 बेटियां और 1 बेटा है। इसमें 5 बेटियों की शादी हो चुकी है। घटना के समय 2 बेटियां ननिहाल गई थी और बेटा बाहर था। हत्या की सूचना मिलते ही CO लालगंज और SO तरवा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। घटना को लेकर SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आज सुबह तरवा थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि 50 वर्षीय एक महिला रामदुलारी त्रिपाठी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा सर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे। CO लालगंज ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में यह प्रकाश में आया कि मृतका के पड़ोसी बालमोहन त्रिपाठी के परिवार के सदस्य जय दीक्षित के साथ मृतका की बेटी का संपर्क हो गया था। लड़का लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। परिवार ने भी शादी से इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर आवेश में आकर लड़के ने घटना को अंजाम दिया है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जय दीक्षित की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। के गांव किशनदासपुर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला हैं जो 50 वर्ष की हैं, जिनका नाम है रामदुलारी त्रिपाठी। उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर चोट कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर क्षेत्राधिकारी लालगंज भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका के ही पड़ोसी बालमोहन त्रिपाठी, उनके परिवार के सदस्य थे जय दीक्षित, उनके साथ मृतका की लड़की का संपर्क हो गया था। लड़का जो है उस लड़की से शादी करना चाहता था लेकिन लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया और इनके परिवार ने भी, लड़की के परिवार ने भी लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया था। इसी विवाद से आवेश में होकर उसने कल घटना कारित की है। ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में प्रकाश में आया है। सभी तथ्यों की और गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जय दीक्षित की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ के जहानागंज थाना में भरपुरा गांव में मंगलवार की रात शराब पीने के दौरान किसी विवाद को लेकर चाचा तथा रिश्तेदार पर चाकू से हमला किया। इस खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन दोनों को अस्पताल ले गए जहां एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर देख फौजी को डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।
वहीं घटना की सूचना मिलने पर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच तथा कार्रवाई में जुटी। जहानागंज थाना के भरपुरा गांव में मंगलवार की रात को फौज में तैनात सुदर्शन के घर मऊ जिले के रहने वाले अमित के साथ बैठे थे, जहां शराब पीने के दौरान आपस में विवाद हुआ। तभी अमित के भाई के बेटे रितेश ने पीछे से दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने दोनों की गर्दन पर चाकू से वार किया। आनन फानन में घायलों को परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अमित की मौत हो गई, जबकि फौजी सुदर्शन की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामला देखिए सर, अभी हमें तो कुछ पता नहीं। हमारा घर 25 साइड पड़ता है और जहाँ पे हमला हुआ है उनका घर करीब 2-2.5 बीघा दूर पूरब साइड में पड़ता है। अब क्या हुआ क्या नहीं, अब अपने घर से क्या मैं देख रहा हूँ। उसमें वो जो ये तो हमारा लड़का तो गुजर चुका है और वो जो लड़का अधमरा पड़ा है वो उसी का भतीजा का से क्या क्या लफड़ा हुआ क्या क्या नहीं हुआ। अब उसके विषय में क्या मैं बताऊं, जब मौके पे जो होगा वही न बता सकता है। मौके पर जब जो जाएगा तो तहरीर दिया आपने, लिखित कोई शिकायत किया है किससे? पुलिस को? अभी तो यहाँ पे तो मैं तो वहाँ बाजार से आया, इसके बाद घर ज्यों गया तो सुना कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो वहाँ पे अब घर पे पुलिस केस किया लोग की नहीं किया। पता चला कौन कौन थे उसमें? कौन कौन? 3 ही आदमी थे केवल। ये जो एक वो जो था वो मिलिट्री वाला है जिसको वो पता नहीं रिफर कर दिया BHU में कि कहाँ, और जो हमला किया यही दोनों 3 ही जन में कहा सुनी हुई है। अब क्या हुई, किस बात का विवाद था किस बात का नहीं था, अब ये नहीं हमें पता है। कौन कौन थे जो मारने वाले हैं? मारने वाला वो उसका भतीजा था। क्या नाम? उसका नाम रितेश है। हाँ, ये जो गुजर चुका है वो हमारा बड़ा लड़का है। उसका क्या नाम है? उसका अमित राजभर। और जो घायल है? घायल है उसका सुदर्शन राजभर है। हाँ, वो मिलिट्री में है। अच्छा, अभी आज ही कि कल आया है वो मिलिट्री से। अब कैसे कैसे वो हमला हुआ वो किया है कि कौन किया है, अब इसका अभी अब मौके पर कुछ पता ही नहीं चला। जो वहाँ पे देखे सुने होंगे वही कुछ बताएंगे सर, उसी के घर के लोग के बताएं, क्योंकि घर के सामने ही की बात है उसकी। हाँ, पुलिस ने वहाँ पे जैसे 3 लोग बैठे थे आपस में बातें कर रहे थे। जो लड़का मारा वो उनके भतीजा लगेगा। जन सिपाही थे, उनके सगे चाचा थे, और ये जिनका मृत्यु हो गई वो मौसी के लड़के थे जी। हाँ, उन तीनों लोगों में आपस में कुछ बातें हो रही थी। तो शायद बच्चे के बारे में हो सके बात हुई हो, तो उसको बुरा लगा, उससे कि वो उसको मारा है। जो घायल हैं वो फौजी हैं? वो फौजी हैं। क्या नाम है उनका? सुदर्शन राज। अच्छा, कहाँ पे पोस्टेड थे? ये सब पता नहीं है। अच्छा, तो उनको कितनी चोट लगी है? गर्दन पे बहुत गहरी चोट है, समझ लीजिए हड्डी के पास तक चाकू लगा है। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति, कहाँ पे हैं वो? उनको ट्रांसफर BHU किया गया है। अच्छा, मौके पे पुलिस आई थी और सारी चीज़ें हुई हैं? पुलिस मौके पे तो नहीं आ पाई थी, लेकिन अभी है। अभी है। चलिए, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम क्या चाहेंगे, हमें इंसाफ ही चाहिए और सब। यह क्या है मामला, उसमें क्या इमरजेंसी थी? उसमें देखिए गर्दन पे जो है पीछे जो है किसी जो है शार्प ऑब्जेक्ट जो है मारा गया था, तो उसमें गहरा जो है कट आया था। तब उसका यहाँ पर जो है स्थिति जो है उसको नॉर्मल कर दिया गया है। फिर उसके बाद ENT सर्जन उसको जो है स्टिच वगैरह करके उसको रेफर कर दिया है। ये फौजी की हालत? मैनेजमेंट। हाँ, ये जो फौजी थे, ये फौजी थे। और कोई कैजुअल्टी भी है? अब साथ में जो है उनके एक और उससे पहले आए थे, वो जो है ब्रॉड डेड केस था जो है। अच्छा, ठीक है। तो ये फौजी की अभी क्या स्थिति है, उसको क्या आपने? अभी तो जो हमें नहीं पता, तो रेफर हो चुके हैं। अब जहाँ होंगे वहाँ पता चलेगा। यहाँ पर जब तक थे तब तक नॉर्मल था। ठीक है। अच्छा, जो भी दिक्कत हुई थी उसको यहाँ कंट्रोल किया गया, कंट्रोल करके फिर आगे भेज दिया गया। ठीक है, फर्दर मैनेजमेंट के लिए। ठीक। इस मामले में SP ग्रामीण ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रितेश द्वारा अपने चाचा तथा रिश्तेदार पर चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक, अन्य पुलिस अधिकारी समेत फोर्स पहुंची। इस घटना में प्रथम दृष्टया जांच के दौरान पाया गया कि 4 लोग आपस में शराब सेवन कर रहे थे, जिसमें किसी बात को लेकर विवाद के दौरान चाकू मारकर घटना कारित की गई है।
घायलों में इलाज के दौरान एक व्यक्ति अमित की मौत तथा दूसरा घायल व्यक्ति सुदर्शन का इलाज चल रहा, जिनकी स्थिति सामान्य है। इसमें तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एसओजी तथा थाने की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज रात्रि में थाना जहानागंज के गांव भरपूरवा से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रितेश नाम के व्यक्ति है, उसने अपने परिवार के ही सदस्य जो चाचा लगते थे उसके, जिनका नाम था सुदर्शन, और एक रिश्तेदार जिसका नाम था अमित, उनकी चाकू मारकर घायल कर दिया है। इसमें तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुझे एडिशनल एसपी, सीओ सदर सभी द्वारा भ्रमण भी किया गया घटनास्थल का। इसमें प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये चारों लोग आपस में शराब का सेवन घर के पास में कर रहे थे, जिसमें कोई किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें ऐसी चाकू मार घटना कारित की गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से दोनों चोटिल व्यक्तियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौरान इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अमित की मृत्यु हो गई है तथा सुदर्शन को उसका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति सामान्य है। इसमें तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसओजी टीम और थाने की भी 3 टीमें लगाई गई हैं। रितेश की गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। आगे हम सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के नेहरू हॉल सभागार में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रदेश में सर्वांगीण विकास होने का दावा किया। वहीं विपक्षी सपा की तरफ से प्रदेश की खामियों और कानून व्यवस्था पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पर अनिल राजभर कहा कि विपक्ष कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। झूठी बातें कहना विपक्ष का फैशन बन गया है। वह फिल्म बनाए, डॉक्यूमेंट्री, यह उनका काम है। हम लोग जनता के बीच जाते हैं। अनिल राजभर ने कहा कि आज प्रदेश विकास दर में देश में दूसरे स्थान पर है। बेरोजगारी की दर 3% रह गई है, जो कि अब तक की सबसे कम है। पिछले 8 साल में हमने 7,30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 12 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित किया है। 26 लाख लोगों की कैरियर काउंसलिंग कराई है। इसके साथ ही देश ही नहीं विदेश में भी जहां भी रोजगार के अवसर रहे वहां पर लोगों को भेजने का कार्य किया है। इसके अलावा कंपनियों के पंजीयन में भी देश नंबर 1 स्थान पर है। प्रतिदिन 10 कंपनियों का प्रदेश में पंजीयन हो रहा है। आजादी से 2017 तक जितनी कंपनियों का पंजीयन हुआ था, पिछले 8 साल में उससे ज्यादा कंपनियों का पंजीयन प्रदेश में हुआ है। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षियों के सवाल पर भी अनिल राजभर ने निशाना साधा। कहा कि पहले ही हम लोग कहते रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ आगे बढ़ेगी, प्रतिपक्ष के लोगों की तरफ से पाकिस्तान की भाषा बोली जाएगी। आतंकवाद और आतंकवादियों के पक्ष में बातें रखी जाएंगी। देश की सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि जनपद में एक उद्योगों का क्लस्टर स्थापित हो, जिससे कि देश और विदेश में जो जिले से पलायन होता है वह रोका जा सके और जिले में ही युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों का क्लस्टर स्थापित करने की योजना है। इससे न सिर्फ जिले बल्कि पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अनिल राजभर ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने समाज और देश के लिए जो सेवा की है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजमगढ़ में भी पंचायत प्रतिनिधियों और समाज सेवियों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए, लोकमाता अहिल्याबाई के सम्मान में उनकी 300 जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का और उनकी जो समाज सेवा के क्षेत्र में, देश सेवा के क्षेत्र में एक लंबी विरासत है, उसको नई पीढ़ी तक ले जाने का
ये बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आज पूरे देश के अंदर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा है और आज उसी क्रम में आज मेरा आजमगढ़ आना हुआ है। यहाँ हमारे जो पंचायत से जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में आज हम सब लोग एक गोष्ठी के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक विस्तार से हम लोग विचार विमर्श करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया है कि वो योगी सरकार की खामियों को डॉक्यूमेंट्री बनाकर जनता तक पहुंचाएगी। बिल्कुल एकदम, अगर रोजगार कानून व्यवस्था सभी मामलों में वो डॉक्यूमेंट्री बना के जनता तक। देखिए, किसी मुद्दे पर विपक्ष बात नहीं करने की स्थिति में है और झूठी बातें कहना प्रतिपक्ष का फैशन बन गया है। कौन उनको रोक रहा है? वो फिल्म बनावे, डॉक्यूमेंट्री बनावे, जो मन सो करें, जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो समाज की सेवा में एक उत्कृष्ट उदाहरण देश के अंदर प्रस्तुत किया है, आज एक बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को उबार कर आज एक विकसित प्रदेश के तौर पर प्रदेश की पहचान बनाने का जो काम किया है, आप समझिए कि विकास दर के हिसाब से बात करें तो आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर 2017 तक जितने कल कारखाने उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हुए, उतना और उससे भी ज्यादा पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में नए कारखानों का पंजीयन हुआ है। आज हम प्रतिदिन 10 नए कारखाने पंजीकृत कर रहे हैं, रोजगार का एक बड़ा अवसर बना रहे हैं। आज जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे न्यूनतम स्तर पर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर आज की तारीख में है 3%। ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को आप सब लोगों को मिला है। पिछले 8 वर्ष में 7.5 लाख सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। 12 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र में सेवा योजित किया है। 26 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग किया है। आज देश में नहीं, दुनिया के अंदर कहां रोजगार मिल सकता है, वहां हम अपने लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश का एक सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की विकास दर देश में दूसरे नंबर पर है। नए कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में हम देश में नंबर 1 पर हैं। हर क्षेत्र में आज हमारे अन्नदाता किसान जो मेहनत कर रहा है, उसका परिणाम कई क्षेत्र में हम प्रथम स्थान पर देश के अंदर हैं। तो जनता हर बात को समझ रही है। प्रतिपक्ष को जो करना है वो करे, हम लोग कौन रोकने वाले होते हैं? कोई नहीं रोकता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी नेता अभी भी तमाम बयानबाजियां कर रहे हैं, क्या करें? हम लोगों ने देखिए पहले ही कहा था कि जैसे जैसे आतंकवाद और आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई बढ़ेगी, पाकिस्तान को जैसे जैसे भारत की सेना घेरेगी, वैसे वैसे देश के अंदर जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनकी सहानुभूति आतंकवादियों और आतंकवाद के प्रति बढ़ती जाएगी। उसी का नजारा है। ये कभी देश की सेना के पक्ष में नहीं बोलने वाले हैं, ये कभी नहीं बोल सकते। ये हमेशा से देश की सेना का मनोबल गिरा। तो जनता हर बात को समझ रही है। प्रधानमंत्री के रूप में कुछ नया बताइए। अभी बहुत जल्द हमारी जिला योजना की बैठक होने जा रही है और नई रूपरेखा के साथ हम लोग आप लोगों के सामने बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आजमगढ़ की धरती पर एक उद्योग का क्लस्टर स्थापित करें, ताकि आजमगढ़ से जो पलायन देश और दुनिया में हो रहा है, हम उस पलायन को रोकें। यहाँ के बेरोजगारों को आजमगढ़ की ही धरती पर
हम रोजगार दें, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है, हमारी महत्वाकांक्षा भी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे कहीं उचित स्थान देकर एक उद्योगों का समूह क्लस्टर हम एक बनाने का काम करेंगे, जिसकी वजह से आजमगढ़ के नौजवानों का भी भला होगा और पूरे पूर्वांचल का भी। संगीत महाविद्यालय भी कंप्लीट हो गया है, उसका शुभारंभ कब तक होगा? अब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को उसका लोकार्पण करना है। अब उनकी जैसी डेट मिलेगी हम लोग उसको कराएंगे। लाइट बंद है आजमगढ़ की, कब तक चालू होगी? थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से थोड़ी चीजें अव्यवस्थित हुई हैं। मुझे लगता है कि जल्दी व्यवस्थित हो जाएंगी और जैसे यहाँ के पूर्वांचल के लोगों की डिमांड होगी और एयरलाइंसों को जैसे पैसेंजर की संभावना दिखेगी, मुझे लग रहा है कि जल्दी बनेगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का अभी तो कोई ऐसा नहीं है ठोस कोई, आगे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे का। न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस संदर्भ में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने कहा कि जनता को न्याय दिलाने के लिए दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ कटिबद्ध है, लेकिन जिले की न्यायिक व्यवस्था में कुछ अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आ रही है। वह न केवल अधिवक्ताओं के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं, जो हमें कतई स्वीकार नहीं है। सभी न्यायालयों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वॉइस के साथ सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए ताकि जनता को न्याय मिल सके। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आदेशों में अनावश्यक देरी करना, वादों के सुनवाई प्रक्रिया का पूर्ण पालन न किया जाना, अधिवक्ताओं का सम्मान न करना, पैमाइश में लेखपालों और कानूनगो द्वारा गलत सीमांकन कर विवादों को तूल देना, सबूत और साक्ष्य की अनदेखी करने के मामला गंभीर है, जिसको लेकर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से शिकायत की है, जिस पर 1 माह के अंदर रोक लगाने का आश्वासन मिला है। अगर उक्त गंभीर विषय पर आवश्यक कार्यवाही नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा 20/5 से ही प्रारंभ कर दिया और डीएम साहब से भी हमने उस पर वार्ता कर लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ इसलिए बुलाया कि जनता तक पूरी बातें जानी चाहिए कि हम कौन सा कदम भ्रष्टाचार को लेकर उठाए हैं और किन किन बिंदुओं पर उठाए हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमने जो है आप प्रेस वार्ता बुलाया है। वो हमारा मूल उद्देश्य, मुख्य समस्याएं हमारी हैं, आदेशों में अनावश्यक देरी करना, पूर्ण सुनवाई ना होना और सबूत साक्ष्यों की अनदेखी करना, पैमाइश में ज़बरदस्त जो है लेखपाल कानूनगो द्वारा घोटाला करना और मौके पर जाकर लेखपाल कानूनगो द्वारा झगड़े लगाना, इन सब तमाम विषय हैं हमारे पास। और इसको जब हम लेकर सड़क पर उतरेंगे, इन सब विषयों पर हमने डीएम साहब से बात कर लिया है। अगर हमें 1 महीने के अंदर 1 महीने टाइम हमारे डीएम साहब ने लिया है और आश्वासन दिया है और हम उनके आश्वासन पे आश्वस्त भी हैं। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि डीएम साहब से हम इस नाते आश्वस्त हैं कि मुझे कुछ बात करने में लगा कि इन सब मूल बातों से वो अनभिज्ञ नहीं है, वो इन सब चीज़ को जान रहे हैं अच्छी तरीके से और उनका तौर तरीका जो है काम करने का जो हमें दिखा है वो अब तक मेरे रहते, मैं जैसे 30-32 साल हो गया, इसमें जितने जिलाधिकारी आए हैं उसमें सबसे अलग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार पे वो अंकुश जरूर लगाएंगे, इसलिए मैं इस पर पहल कर रहा हूँ। मांगे पूरी नहीं हुई कि तो मैं अपने इस वक्तव्य में मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो भ्रष्टाचार लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई नहीं होती तो लोकतंत्र तरीके जो हमारा तरीका होता है लोकतंत्र में, आंदोलन करना, सड़क पे उतरना, नारेबाजी करना, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे और उसको हम करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्धता के साथ हमारा नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम न्याय को महज कागजों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे व्यवहार में लाना आवश्यक है। लेकिन विडंबना है कि न्यायालय में अधिकारीगण समय पर नहीं बैठ रहे, निश्चित तिथि पर आदेश नहीं आ रहा।
6 माह पूर्व से धारा 27(3) पोर्टल से हटाए जाने सहित आदि विषयों को लेकर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की और मांग किया कि जांच कमेटी का गठन किया जाए, न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो, सीसीटीवी व ऑडियो रिकॉर्डिंग, सुनवाई निश्चित समय सीमा पर हो, अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित हो और उन्हें पूर्ण सम्मान दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। जो न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर व्यापक चर्चा है कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्या क्या विषय हैं, किस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं जो आप लोग उजागर करना चाहते हैं या प्रशासन की नज़र में डालना चाहते हैं? प्रशासन की नज़र में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए हमने जो है 23/5/25 को जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया था और जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वासन दिया था हमारे सदस्यों को कि जो 1 महीने का कार्यकाल आपको मौका दें, 1 महीने में जो न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और उसका परिणाम आपको 1 महीने बाद परिलक्षित होने लगेगा कि न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार कम हो रहा है। आप लोग स्वयं देखेंगे। ये प्रयास हम जिलाधिकारी महोदय से हमको आश्वासन मिला है कि हम मीटिंग करके अधीनस्थ को समझा के अगर ज़रूरत पड़ी तो दंडित करके जिस भी विधा से होगा, जिले में जो न्यायालयों में भ्रष्टाचार हैं, समय से निर्णय नहीं आ रहे हैं, कार्रवाइयाँ पूरी नहीं हो रही हैं, न्यायालय समय से नहीं बैठ रहे हैं, तमाम जो पत्रावलियाँ हैं उनमें रिपोर्टिंग जो है, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज जो है रिपोर्ट जो है समय से नहीं दे रही हैं और या दे रही हैं तो वो चिन्हित करके दे रही हैं, चूज करके दे रहे हैं कि हमें किस में रिपोर्ट देना है, किस में नहीं देना है। जिसमें लाभ पा रही हैं रिपोर्ट तुरंत आ जा रही है और जिसमें नहीं पा रहे हैं उसमें सालों से पत्रावली धूल खा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है जो बन रहा है वो हमारा प्रयास जिलाधिकारी महोदय से रहा है और जिलाधिकारी महोदय से जो आश्वासन मिला है उस पर जो है हम आश्वस्त हैं कि ये कमी दूर है। 27(3) जो पोर्टल से ही गायब कर दिया गया है वो राजस्व परिषद से गायब है, उसमें इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी महोदय हैं तो हमने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि 27(3) के कम से कम 4 से 5 हज़ार मुकदमे ज़िले में लंबित हैं और तमाम प्रस्तुत होने हैं जिनको जो है नहीं लिया जा रहा है इसलिए कि वो पोर्टल ही नहीं है। उस पर उन्होंने कहा था कि हम अपने तरफ से जो है प्रयास करेंगे कि इसको दूर किया जा सके, लेकिन आप पत्र दें और उसको हम राजस्व परिषद और माननीय मुख्यमंत्री शासन तक भेजेंगे। उसके बारे में 27(3) के बारे में उनको पत्र दे दिया गया है कि वो शासन को भेजें और हमने सीधे भी राजस्व परिषद और मुख्यमंत्री और सबको जो है भेज दिया है। 1 महीने में अगर नहीं होगी तो हम पुनः उनसे वार्ता करेंगे कि हमको सुधार स्पष्ट नहीं आ रहा है और अगर ऐसा सुधार नहीं होता है तो अगली कार्रवाई समय के अनुसार रणनीति बनाकर सदन से अनुमति लेकर के किया जाएगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की सायं कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला स्तरीय आरसीटी सलाहकार समिति की मार्च 2025 की तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश स्तर के सीडी रेशियो के सापेक्ष सभी बैंकर्स जनपद का भी सीडी रेशियो बढ़ाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा 2024-25 के लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रेषित किए गए आवेदनों को निर्धारित समय में निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 100% ऋण आवेदन स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 100% लक्ष्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रेषित किए गए आवेदनों का निस्तारण तत्काल सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में ऋण के लिए लंबित आवेदनों को निस्तारित करना सुनिश्चित करें। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष आवेदनों को स्वीकृत किया जाए। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत सभी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लंबित पत्रावलियों को यथाशीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में भेजे गए आवेदनों को सभी बैंक प्रबंधक समय से निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत पंपलेट बनवाकर उन्हें प्रधानों के माध्यम से वितरित कराना सुनिश्चित करें। किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के सापेक्ष 100% किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी बैंक प्रबंधकों एवं विभिन्न योजनाओं में ऋण हेतु किए गए आवेदनकर्ताओं का एक कार्यशाला आयोजित कराएं, जिसमें ऋण हेतु आवेदन में परेशानी कमियों के बारे में बताते हुए उनका निवारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों की सुरक्षा एवं जनता की सुविधा के लिए बैंकों में सीसीटीवी को सक्रिय रखें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामों में जाकर क्रेडिट कार्ड कैंप लगाएं, जिसमें महिला उद्यमियों एवं युवा उद्यमियों पर विशेष फोकस करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एलडीएम ने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया कि IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को बैंक प्रबंधक प्राथमिकता से निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर संचालित योजनाओं के विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उसका निवारण सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, RBI के प्रतिनिधि, LDM सहित संबंधित बैंकों के बैंक प्रबंधक उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने बुधवार को आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। जन सुनवाई के अंतर्गत कुल 30 प्रकरण प्राप्त हुए। उनके द्वारा कुल 12 प्रकरण का त्वरित निस्तारण किया गया। शेष प्रकरण को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई में उपस्थित समस्त महिलाओं एवं पुरुषों को महिला कल्याण विभाग योजनांतर्गत मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, वन स्टॉप सेंटर के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे। जन सुनवाई आजमगढ़ में पुलिस लाइन सभागार में हो रही है, जहां पे अभी तक हमारे पास टोटल 30 मामले आए हैं और 30 में से 12 का हम लोगों ने मौके पे निस्तारण कर दिया है। किस तरह के मामले हैं? ज़्यादातर जो मामले आज रहे जन सुनवाई में वो ज़मीनी विवाद के थे, डोमेस्टिक वायलेंस के थे और एक बच्ची की भी परेशानी है कि वो थोड़ा सा मानसिक रूप से अनस्टेबल है, तो उसकी भी हमने मदद करी है कि हम उसकी काउंसलिंग कर सकें और उसको बेहतर स्वास्थ्य की तो सुविधाएं दिलाएं ही, साथ हम उसको सुरक्षित रखवाएं भी, ताकि वो ठीक तरीके से अपने आप को संभाल सके। और हमारा पूरा प्रयास है, हमारी पूरी टीम उसको ठीक तरीके से देख रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस हिसाब से अभी जन सुनवाई चल रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारे अधिकारियों के साथ उनका निस्तारण हम लोग मौके पे कर रहे हैं।
गोवंश को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग आजमगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा बुधवार को आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में स्थित कान्हा गौशाला को भूसा देकर सहयोग कर आम लोगों को गोवंश के प्रति जागरूक किया। इस दौरान गौशाला का निरीक्षण करते हुए गोवंशों को गुड़ एवं हरा चारा भी खिलाया गया। विहिप गोरक्षा आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के प्रांत प्रमुख सतीश राय के निर्देशानुसार समय समय पर गो रक्षा विभाग वृहद कार्यक्रम चलाता रहता है, जिसके क्रम में नगर पालिका आजमगढ़ की स्थानांतरित मुजफ्फरपुर के कान्हा गोवंश आश्रय स्थल पर 10 कुंटल से अधिक भूसे का सहयोग दिया गया है और आगे भी आवश्यकता पड़ने पर संगठन इसके लिए तत्पर रहेगा। साथ ही इस भीषण गर्मी में गोवंशों के लिए भरपूर पानी की उपलब्धता के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। गोरक्षा प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने गोवंशों के प्रति आगे भी वृहद कार्यक्रम जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि समाज के लोग भी गोवंश आश्रय स्थलों पर पहुंचे और उनसे जुड़कर गोवंशों की पूरी मदद करें। इन स्थलों पर यदि अगर आश्रय स्थल पर कोई कमियां हो तो उसके प्रति संगठन या जिला प्रशासन से मिलकर समस्याओं का निदान कराए। इस अवसर पर गोरक्षा प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू, जिला कार्याध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र पांडे, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, भाजपा नेता सिद्धार्थ राम सिंह, श्रेयांश अग्रवाल, हरेंद्र मौर्य, उत्कर्ष सिंह, अंकुर गुप्ता, आशीष यादव, अजय यादव, अर्जुन समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम सभी लोग के द्वारा विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा आजमगढ़ की तरफ से आजमगढ़ की नगर पालिका की गौशाला है, कान्हा गौशाला, जिसमें भूसे का सहयोग विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा आजमगढ़ के द्वारा कराया गया और जिसमें हम सभी विश्व हिंदू परिषद के सारे पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे और जैसा भी फिर जरूरत पड़ेगी और सहयोग करने की आवश्यकता रहेगी तो हम सभी विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा के पदाधिकारी सारे लोग मिलकर के और भी सहयोग हम लोग करते हैं। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।